आज हम अध्याय फर्स्ट का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। जैसा कि इससे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम अंतःकेंद्रीय घनी संरचनाओं में इसकी संकुलन क्षमता पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है कि इसमें केंद्र पर स्थित परमाणु विकर्ण पर व्यवस्थित अन्य दो परमाणुओं के संपर्क में होते हैं। क्या होता है, इसमें केंद्र पर स्थित परमाणु विकर्ण व्यवस्थित अन्य दो परमाणुओं के संपर्क में होते हैं, जैसा कि इस फिगर में आपको दिख रहा है। ठीक है, तो आइए अब इस फिगर में हम ये बी ए, ये सी है, ये हमारा एफ है और ये ई है। ठीक है, और इसको हमने डी माना, और ये ए, ये एच है और ये जी है। ठीक है, तो आइए हम त्रिभुज ई एफ डी, क्या है, ई एफ और डी, ये इधर से ये और ये त्रिभुज देखते हैं। इसमें विकर्ण की लंबाई क्या है, बी है। एफ और डी में विकर्ण की लंबाई क्या है, बी है। और ई डी जो हमारा आधार है वो क्या है, ए है। तो त्रिभुज ई एफ डी में बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। जैसे कि इससे पहले हमने बताया है कि जो इसका आधार होता है लंबाई और आधार क्या होते हैं, ए होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें बी स्क्वायर इक्वल टू मिल जाएगा 2a स्क्वायर। अब हमें बी इक्वल टू निकालेंगे तो अंडर रूट में क्या मिल जाएगा, 2 और a। ठीक है, ये अब आइए इसके बाद हम देखते हैं त्रिभुज, इसके बाद देखेंगे हम त्रिभुज ए, ये बोल रहा है ए, ठीक है, ए एफ और डी में, ए एफ और डी, ये वाला त्रिभुज, ये और ये ट्रायंगल। ठीक है, ए एफ डी, त्रिभुज ए एफ डी में। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, ये क्या मिल जाएगा, इसका विकर्ण क्या हो जाएगा, सी। तो सी स्क्वायर क्या होगा, तो सी स्क्वायर हो जाएगा ए और बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। यहाँ से देखो ए एफ डी, तो यहाँ ये विकर्ण क्या है, इसका सी है और इसका जो लंब है क्या है, ए है। ठीक है, तो इस प्रकार से सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब यहाँ देखो इसका आधार क्या मिल रहा है, बी, ये आधार बी है और ये लंब ए है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू इतना, तो सी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा। अब देखो यहाँ से b का हम मान रख सकते हैं क्या, अभी हमने निकाला था b इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट 2a ना। तो b स्क्वायर की जगह पे हम क्या रखेंगे, 2a रख देंगे। b देखो यहाँ पे b इक्वल टू ये मिला है, जब b का स्क्वायर करेंगे तो ये a स्क्वायर हट जाएगा 2a मिल जाएगा हमें 2a स्क्वायर ना, ये मिला। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर, क्योंकि हमने सिर्फ किसका मान रखा है, b का मान रखा, और यहाँ पे b क्या है, स्क्वायर है, तो अंडर रूट हट जाएगा, ये 2 हो जाएगा और a क्या हो जाएगा हमारे स्क्वायर। तो c स्क्वायर इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, 3a स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ से c निकालेंगे तो अंडर रूट 3 और हमें क्या मिल जाएगा, a। ठीक है, तो जैसे कि हमने पहले बताया था कि जो संपर्क में गोले होते हैं इनका आयतन और त्रिज्या क्या होती है, हमने निकाला था। तो आइए अब विकर्ण C की लंबाई क्या हो जाएगी, 4r के बराबर होगी। ठीक है, 4r के बराबर होगी, जहां r क्या है, गोलों की ठीक है, जहां r क्या है, गोलों की, जहां r क्या है, गोलों की त्रिज्या, और गोले कैसे हैं, अर्धव्यासित हैं। कैसे, अर्धव्यास। ठीक है, गोले कैसे हैं, अर्धव्यास, क्योंकि अभी ये सारे गोले क्या थे, एक दूसरे के आधे आधे में क्या हुए थे,
संपर्क में थे? अर्धव्यास, ठीक है, क्या थे? अर्धव्यास। तो आइए अब, तो इसका मतलब 3a बराबर क्या हो जाएगा? 4r। तो यहाँ से इसकल टू मिल जाएगा हमें 4r बाई √3, ठीक है। और r इसकल टू क्या मिलेगा? r इसकल टू हमें मिल जाएगा √3a बाई 4, ठीक है। अब इसके बाद इसी प्रकार से संरचना में परमाणु की कुल संख्या कितनी होती है? अभी हमें पता है कितनी होती है, उसमें एक था, उसमें क्या था? 2। तो इसके बाद हम लिखेंगे इस प्रकार की संरचना में परमाणु की कुल संख्या क्या है? कुल संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अतः इसका आयतन क्या हो जाएगा? 2 × 4/4π/3 और r³ होता है ना, ये हो जाएगा। फिर अब घन का आयतन क्या होता है? अब हम निकालेंगे किसका? घन का आयतन। तो घन का आयतन बराबर क्या होता है? a³, ठीक है। घन का आयतन क्या होता है? a³। अब यहाँ पे a³ इसकल टू क्या है? 4√3 πr ना, क्योंकि a की वैल्यू हमें मिली थी। तो यहाँ पे a³ बराबर क्या हो जाएगा? 4/3 और r, हमने a की वैल्यू अभी निकाला था, ठीक है। तो अब संकुलन क्षमता बराबर क्या हो जाएगा? एकक कोष्ठक में 2 गोलों का अर्धव्यास अपॉन में हो जाएगा एकक कोष्ठिका का कुल आयतन क्या हो जाएगा? एकक कोष्ठिका का कुल आयतन इंटू 100। देखो ये हमने क्या किया, एकक कोष्ठक के 2 गोलों का अर्धव्यास हमने रख दिया, ये मिला। कुल आयतन कितना मिला था इसका? ये था। अब इसको हमने सॉल्व किया तो 8/3 πr³ इंटू 100, और इसको फिर नीचे का सॉल्व किए तो ये इसका पूरा क्यूब 60, ये इतना हुआ। और इसको काटने पे पाई r³ से कट गया, और पाई का यहाँ पे हमने क्या किया? वैल्यू रख लिया, ठीक है। जो पाई यहाँ पे दिख रहा है, इसका वैल्यू रखने के बाद हमने काटा, हमें कितना मिल गया? 68% इसकी संकुलन क्षमता आई। किसकी? अंतः केंद्रीय
घनी एकक कोशिका की जो संकुलन क्षमता होती है वो कितनी आ जाती है 68%।